नवंबर 2023 पेपर 41 है एटीपी का 1 आवर का पेपर 40 marks 4 questions. A student determines the speed of a wavefront on the surface of water. तो ये आपके पास एक वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट की वो स्पीड जो है वो मेजर करना चाह रहा है. The student fills a plate with water and uses a dropping pipette. ये dropping pipette वो यूज कर रहा है to let one drop of water falls into the center of the plate as shown in figure 1.1. ये सेंटर पे ड्रॉप फॉल करेगा, उससे आपके पास रिपल्स जनरेट होंगे, इस तरह के ये वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे. The wave front that is produced travel outward to the rim of the plate and then reflects back to the center. ये यहाँ से बेटा यूं प्रोड्यूस होंगे और ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए इधर टकराएंगे और टकरा कर फिर वापस बाउंस बैक करेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्शन होगी. Figure 1.2 shows a scale marked on the side of a dropping pipette. Describe the technique the student uses to put 1 centimeter cube of water into the dropping pipette. अब वो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो किस तरह से ऐड करेगा वाटर इसके अंदर. तो इसके लिए आपको 3 मार्क का ये प्रोसीजर है, ये आपको यहाँ पे एग्जामिनर को बताना है. तो सबसे पहले तो ड्रॉपिंग पिपेट को आपने जेंटली इसको आपने पुश करना है यहाँ से, ताकि इसमें से हवा निकल जाए, और उसके बाद इसके अंदर पोर करना है आपने पानी के अंदर, और फिर आपने इसको जेंटली रिलीज कर देना है. जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे वाटर इसके अंदर जाएगा. अब आपने जो वाटर इसमें फिल करना है वो वाटर जो है वो आपके पास मोर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, जैसे 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसके अंदर फिल कर लिया वाटर को. उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पानी से निकालकर आप इसको स्लाइटली इसमें से वाटर को जो है बाहर ड्रिप आउट करेंगे, जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको बाहर निकाल देंगे आप. और जैसे ही लिक्विड का लेवल 1 पे आ जाएगा तो आपने फिर जो है इसमें से लिक्विड को बाहर ड्रॉप करना स्टॉप कर देना. ये टोटल इसका प्रोसीजर होगा. और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने लिखा है कि प्रेस द रबर बल्ब, ये रबर बल्ब है इसका, of the dropping pipette. It will remove air from pipette. Put open end of the pipette into water. Release the pressure. इसके ऊपर आपने जो प्रेशर लगाया हुआ है इस प्रेशर को रिलीज कर दें. Water will be sucked into pipette. Take pipette out of water and gently press bulb of pipette to drop excess water from pipette until level of water in pipette becomes 1 centimeter cube. ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम किसी को भाई मुझे बता दीजिए, अगर किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है. सिंपल है, आपने इसको यहाँ से प्रेस किया, एग्जामिनर को पूरा प्रोसीजर बताना है आप कैसे करेंगे. इस रबर को आपने यहाँ से प्रेस किया, इसमें से आपने एयर को रिमूव कर दिया, उसके बाद इस पिपेट का ये वाला ओपन एंड जो है पानी के अंदर आपने डिप किया और यहाँ से प्रेशर को रिलीज किया ताकि पानी जो है इसके अंदर सक हो जाए. उसके बाद एक्सेस ऑफ वाटर को आपने जेंटली इसमें से बाहर फॉल करा देना है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे ही आए तो आपने स्टॉप कर देना है वाटर को बाहर फॉल कराना. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप. तो नेक्स्ट हमारे पास है द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द वेव फ्रंट ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेट एंड देन रिफ्लेक्ट्स बैक द रिम बैक टू द सेंटर. ठीक है, ये आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये यहाँ से ये वेव फ्रंट यूं ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, ये यहाँ पे टकराते हैं और टकरा कर ये यहाँ से वापस आते हैं, यानी यहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं. पहले तो ये यूं जा रहे हैं और फिर वापस टकरा कर आते हैं. The student observes the wavefront travel outward from center of the plate and then reflect from the rim back to the center. Figure 1.3 is a side view of the wavefront as it spreads out across the diameter d of the plate. This is the diameter d of the plate. इसमें ये ripples जो है outward travel कर रहे हैं. ठीक है, ये टकरा कर वापस आ रहे हैं.
The student uses stopwatch to measure the time t taken for the wavefront to travel outward from center of the plate and then back to the center. The student uses a stopwatch to measure time t taken for the wavefront to travel outward from center of the plate means यहाँ से center of the plate से ये वेव फ्रंट यहाँ जाता है और यहाँ से टकरा के वापस यहाँ आता है। तो इसके लिए स्टूडेंट ने क्या किया, टाइम टी को उसने मेजर किया और उसने 3 ट्रायल किए और उन तीनों ट्रायल्स की यहाँ पे ये रीडिंग डिस्प्ले पे शो हो रही है स्टॉप वॉच की। तो आप लोग अगर इसका एवरेज फाइंड करके मुझे बता दें प्लीज, ये इन रीडिंग्स का तीनों का, क्योंकि उसने कहा है यूज स्टॉप वॉच रीडिंग इन फिगर 1.4 टू डिटरमाइन एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर टी, शो योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर टू सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो प्लीज ये अब आप जो है इसको कैलकुलेट करें और मुझे बताइए, आंसर बताइए। ठीक है जी, 1.103 मुझे बता रहे हैं। तो बेटा यहाँ से मैंने इसका ये नोट किया, ये है 1.12, ये है 1.17, ये है 1.02। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो 1.10 सेकेंड्स आया। ये 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। ये सारी वैल्यूज 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो मेरा आंसर भी 3 SF में होना चाहिए। तो ये 1, 2 एंड 3, ये 3 SF में मैंने, उसने कहा सुटेबल नंबर। तो आप जो है, अच्छा अगर 1.103 लिखेंगे वो भी ठीक है बेटा, गलत वो भी नहीं है, वन मोर कर दे। 1 पॉइंट, अगर किसी ने 1.103 सेकेंड्स लिखा है तो ये भी ठीक है, ये वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन मेरी आदत है मैं सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखता हूँ। तो ये 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो आंसर मैंने 1.10 लिया। तो इससे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो द स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट कैन बी calculated using the equation speed to a scale of 1.2. It is half the size of the plate and used in the experiment. Calculate the speed of the wavefront using your answer in B1. B1 में आपने क्या फाइंड किया, आपने टाइम फाइंड किया। B1 में आपने टाइम फाइंड किया एंड अ मेजरमेंट टेकन फ्रॉम फिगर 3.1। इस फिगर 1.3 से जो आपने मेजरमेंट लेनी है उसको यूज करें और यहां से जो आपने टाइम कैलकुलेट किया था 1.10, आप उसको यूज करके स्पीड को फाइंड करें। दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन एग्जामिनर ने बताई है। अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी में प्रिंटेड है तो प्लीज आप इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस मेजर करें। तो अगर इसको, ये सेंटर है, यहां से ये यहाँ पे गया और फिर वापस यहाँ आया, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस इसने यहाँ पर जाने पे ट्रेवल किया उतना ही वापस आने पे ट्रेवल किया। तो क्यों ना मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये इस प्लेट के डायमीटर के इक्वल है, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस मेजर कर लूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो क्योंकि उसने स्टॉप वॉच में कहा है कि द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द वेव फ्रंट ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड देन रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द रिम बैक टू द सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर उसने बात की है बेटा, मेजरमेंट उसने यहां से लेकर यहां तक के लिए टाइम मेजर किया। तो आपको इसका डिस्टेंस भी ऐसे ही मेजर करना होगा। अगर S1 जाने का है, S2 वापस आने का है, तो ये यहां से यहां तक रेडियस है, वापस आने का भी रेडियस है, तो ये 2R बन जाएगा। तो 2R डायमीटर के इक्वल है, तो क्यों ना हम इस D को मेजर कर लें। तो प्लीज ये स्केल से, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में प्रिंटेड है तो आप प्लीज स्केल यूज करें, अदरवाइज मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ।
तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये 12.5 आ रहा है इस वक्त मेजरमेंट में। आप लोगों के पास अगर प्रिंटेड पेपर है तो प्लीज इस पे प्रिंटेड पेपर पे इसको मुझे बताएं ये कितना आपके पास आ रहा है। ठीक है, प्रिंटेड पेपर पे आप देख लें, मेरे पास ये 12.5 आ रहा है जी। बस ठीक है, जो 12.2 12 आपका जो भी आंसर है आप उसको यूज करें। ठीक है, तो बेटा अब इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है। Figure 1.3 is drawn to the scale 1:2. It is half the size of the plate used in the experiment. आपको स्पीड फाइंड करनी है। अब पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, क्या उसने रेशियो दी है 1:2, यानी कि ये 1 मॉडल है 2 एक्चुअल है, तो 1:2 की रेशियो दी है। अभी आपने मैंने मेजर किया, दिस इज 12.5, किसी का अगर 11.3 है, किसी का 12.2 है, यूज योर ओन आंसर। तो 12.5 और एक्चुअल क्या होगी, उस पर लेंथ x होगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 1, 12.5 इंटू 2, तो मेरे पास x आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ओवर हेयर द इक्वेशन वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 25 हो गया। आई हैव कैलकुलेटेड टाइम एज 1.10, तो माय स्पीड इज 22.7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। प्लीज आप लोग अपनी अपनी स्पीड कैलकुलेट करें, अपने इस तरह से कैलकुलेशन भी देख लें। आपके पास ये रेशियो दी है उसने स्केल की 1:2, तो जो 1 है वो आपके मॉडल पे है और 2 जो है वो उसकी एक्चुअल है, यानी जो एक्चुअल है वो मॉडल से डबल है। समझ गए? अगर मॉडल पे 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो 2 सेंटीमीटर है। यही बात कर रहे हैं, इट इज हाफ द साइज ऑफ द प्लेट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। किसी को इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें है, ये बेटा हमारे पास उसने कहा है, ये अगर आप इसका लेंथ मेजर करेंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, मेरे पास ये आ रही थी 12.5, मैंने आपके सामने भी मेजर की अभी। ठीक है, ये 12.5 आ रही थी, तो इट्स अराउंड 12.5, तो ये 12.5 मैंने यूज की है। तो अब मेरे पास यहाँ पे रेशियो उसने दिया 1:2 का, तो मॉडल पे 1 है और एक्चुअल में 2 है, एक्चुअल में मॉडल से वो डबल है, एक्चुअल मॉडल से डबल है, यही कह रहे हैं ना बेटा यहाँ पे। तो मॉडल पे 1 आ गया और एक्चुअल में 2 आ गया, तो मॉडल का 12.5 अगर मेजर किया तो एक्चुअल पे वो लेंथ किसके इक्वल होगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1, 2 इंटू 12.5, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया, वी गेट दैट स्पीड एज 22.7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो वट एवर जो भी आपकी कैलकुलेशन है, प्लेस वैल्यूज ओवर हेयर, यहाँ पे अपनी वैल्यूज प्लेस करें और इसी तरह से आप अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, उस डिस्टेंस को आप अपने कैलकुलेटेड टाइम पे डिवाइड कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आई हैव यूज्ड माय कैलकुलेशन, आप अपनी कैलकुलेशन यूज कर लें जो भी आपके पास आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये हो गया, आइडेंटिफाई टू कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में दो कॉज जो है अनसर्टेनिटी के, एक्सपेरिमेंटल एरर के, जो आपकी मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकती है चीजें, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन, एक बड़ी आसान सी ट्रिक आपको बताऊं, आसान सी बात है। देखें, इस एक्सपेरिमेंट में आपने दो चीजें मेजर की हैं, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। अच्छा, टाइम आपने मेजर किया है स्टॉप वॉच से, तो आपको कल भी मैंने कहा था जब आप स्टॉप वॉच यूज करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है, दैट इज ह्यूमन रिएक्शन एरर। ठीक है, तो एक तो आपकी सोर्स जो हो गई, आपके पास जो है एक सोर्स हो गई ह्यूमन रिएक्शन। आपके पास ये कीवर्ड्स है बेटा, ये आपको अपने वर्ड्स में नहीं लिखना, आपको ये वर्ड्स एग्जैक्टली याद करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही स्क्रिप्ट पे आपकी नजर आना चाहिए। अगर आप इसको लिख दें ह्यूमन एरर, टाइम एरर, रीडिंग एरर, इस तरह के एरर्स पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, तो ये करेक्ट इनके वर्ड्स जो है आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहला देखो, मैं आसान आपको बता रहा हूं, देखो बेटा, जहां पर भी इफ यू आर यूजिंग अ स्केल,
तो स्केल को रीड करते हुए बेटा एक एरर होती है पैरेलैक्स एरर, ये अंडरस्टूड बात है, उसमें पैरेलैक्स एरर हो सकती है। तो यहाँ डिस्टेंस मेजर करते हुए आपने क्या 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 कर सकते हैं, आप पैरेलैक्स एरर कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम को देखिए कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इधर उधर सोचने की, सीधा सवाल में दो मेजरमेंट्स हैं, दो मेजरमेंट्स हमें हेल्प कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एरर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आसान ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ, आसान वे बताना चाह रहा हूँ इसका आंसर जो है फिगर आउट करने का। तो आसान वे ये था कि आपने क्योंकि एक स्केल यूज किया हुआ है, तो स्केल को यूज करते हुए आपसे पैरेलैक्स एरर होगा। आपने टाइम को मेजर किया हुआ है, तो टाइम को मेजर करते हुए आपसे ह्यूमन रिएक्शन एरर होगा। ह्यूमन रिएक्शन एरर इसलिए होगा कि बेटा ये डिस्टेंस बहुत कम है, आप खुद देखें ना, अभी हमने मेजर किया था तो ये हमारी कैलकुलेशन में 12.5 और 25 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस आया था टोटल, जो एक्चुअल में। अब 25 सेंटीमीटर के लिए आप स्टॉप वॉच को ऑन और ऑफ करेंगे तो ये बहुत तेज, बहुत रैपिड होगी, बहुत तेजी से होगा, तो आपसे टाइम रिकॉर्ड करने में आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इसमें जो आपके पास एरर्स हो सकती हैं इसमें, वो उन एरर्स में क्या हो सकता है बेटा, एक जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक लिखा था कि ह्यूमन रिएक्शन एरर अफेक्ट्स द मेजरमेंट ऑफ टाइम, दूसरा था पैरेलैक्स एरर इन रीडिंग द स्केल व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस। कॉज जरूर लिखिएगा साथ, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है बेटा। तो स्पीड इसकी बहुत तेज है इसलिए टाइम मेजर करने में प्रॉब्लम होगा आपको, सही है बेटा। तो इसी तरह से आप इसका जो रूलर होगा जिससे आप मेजर कर रहे होंगे उसको आप जब होल्ड करेंगे तो आपका हाथ जो है वो शिवर कर रहा होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे और भी बहुत सारे, लेकिन बट मैं पर्सनली आपको अपना जो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि व्हेन देयर इज अ स्टॉप वॉच इज बीइंग यूज्ड, you can always say that human reaction error is there while measuring that time. Or when you are using a scale, reading a scale, whenever you are reading a scale, whether it's a thermometer scale, it's a measuring scale, whatever, कोई भी scale आप read कर रहे हैं, there is a source of error, parallax error होगा वहां पे, एक source of errors में एक parallax error आ सकता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा आसान कॉमन सा बेटा आपके पास जो है ये इफेक्ट है, ठीक है। ये आप एरर्स को याद रखें, ये बहुत आसान है बेटा, खामखा इधर उधर सवाल पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद अपने आईक्यू को यूज करना है, आपने देखा कि यार यहाँ तो टाइम की मेजरमेंट है, स्टॉप वॉच यूज हो रही है, हमें सर ने कहा था जब स्टॉप वॉच यूज हो तो एरर्स में वहाँ ह्यूमन रिएक्शन एरर जो है वो अफेक्ट करता है टाइम को। तो एक एरर तो ये हो गया। दूसरा, सर ने कहा था कि जहां पर भी आप कोई लेंथ कोई चीज रीड कर रहे हैं, कोई स्केल को रीड कर रहे हैं, तो वहां पर एरर आपसे पैरेलैक्स एरर होता है, तो आप वहां पर पैरेलैक्स एरर भी कह सकते हैं, जो भी आपकी डिस्टेंस की मेजरमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा था कि सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट दैट कुड बी मेड टू एक्सपेरिमेंट। तो द सिंपलेस्ट वे इज टू हाउ यू कैन रेक्टिफाई दिस पैरेलैक्स एरर, आप इसको कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कीप लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू स्केल, keep line of sight perpendicular to the scale, and to avoid in order to avoid parallax error, ठीक है। कितनी आसान बात है, प्लीज इस पे मुझे फीडबैक दीजिए, ये आपको एरर वाली मेरे बात समझ में आ गई है, ठीक है। यस, यूज अ लार्जर प्लेट, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये लार्जर प्लेट इज अ गुड वन, अच्छा आइडिया। आप लार्जर प्लेट, बहुत सारे और सोर्सेज हो सकती हैं, आप सेंटर पे मार्क कर सकते हैं, आप लार्जर प्लेट यूज कर सकते हैं। टाइम बेटा उसने ऑलरेडी 3 दफा मेजर किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन दैट। ये देखो ना, उसने टाइम 3 दफा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टाइम का एरर उसने खुद ही रिड्यूस कर दिया है, तो इसलिए ह्यूमन रिएक्शन एरर के बारे में तो मैंने इसलिए कमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए बेटा
मैंने जो है यहाँ पर आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में लाइन ऑफ साइट वाली बात उसने नहीं की थी, तो मैंने वही ऐड कर दिया। और भी बहुत सारे इसमें एमएस देखिएगा तो एमएस में होंगे, तो आप उसमें उसके उससे आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये एक थे कि ये कॉमन आपके पास तकरीबन ये मेरे ऐसी चीजें ये हर जगह पे फिट इन होती है ये आंसर्स। जहाँ पे भी स्केल और टाइम की मेजरमेंट आएंगी वहां पर ये बातें सारी फिट इन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। आज सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये 2 के बाद क्लास एंड कर देंगे, फिर 3 और 4 कल करेंगे सॉल्व। A student investigates the resistance of a resistance wire. The circuit used in figure 2.1, ये एक सर्किट है बेटा, ये एक आपके पास स्विच है, ये आपके पास बैटरी है, ये फिक्स्ड रेजिस्टर 10 ओम का, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये एक मीटर रूल के ऊपर वायर को पेस्ट किया हुआ है, ये क्रोकोडाइल क्लिप है, और ये फ्लाइंग कॉन्टेक्ट है, इसको आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में। द क्रोकोडाइल क्लिप अटैच टू द फ्लाइंग लीड is connected to different points along the length of the resistance wire. तो along the length of the resistance wire different points पे इसको connect किया हुआ। Figure 2.2 shows the voltmeter when flying lead is connected to resistance wire at 100 centimeter mark. So this is connected over here, और उसने उस वक्त आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग शो की है। यानी ये फ्लाइंग लीड जो है व्हेन दिस इज कनेक्टेड ओवर हियर, जब ये यहाँ पे कनेक्टेड है तो उस वक्त वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो कर रहा है, यानी इस 10 ओम रेजिस्टर की जो वोल्टेज है वो ये वोल्ट मीटर शो कर रहा है। तो प्लीज इसको रीड करके मुझे बताइए आंसर। 1.75। ओके, ठीक है जी, सब लोगों का यही आंसर आ रहा है 1.75। तो 1.75, read the voltage shown in figure 2.2, record the reading in table 2.1 on page 6। तो बेटा इस रीडिंग को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। कैलकुलेट करंट आई फॉर ईच लेंथ शोन इन फिगर टेबल 2.1 यूजिंग इक्वेशन आई इज इक्वल टू v अपॉन 10। तो ये इस वाले इधर आ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो तो इसको बेटा अब हमारे पास ये था 1.75। तो कैलकुलेट आई, इक्वेशन इज v अपॉन 10, ठीक है। यानी 1.75 डिवाइडेड बाय 10 यू गेट 0.175। तो ये आ गया 0.175। इसको डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये 0.200, ये 0.230, 0.270, 0.320। प्लीज चेक कर ले, यही आंसर बनेंगे। कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने? अगर गलत किया तो प्लीज मेंशन कर दें। ठीक है, नहीं भाई ये फॉर्मूला नहीं होता, ये क्वेश्चन में उसने दिया है, ठीक है। ये बेसिकली v अपॉन r किया उसने, r 10 ओम रेजिस्टेंस थी। रिकॉर्ड योर आंसर इन टेबल 2.1, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन i फॉर ईच लेंथ l शोन इन टेबल एंड रिकॉर्ड योर आंसर इन टेबल 2.1। अब बेटा आप लोग बताएं, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.175, इस तरह करके मुझे 1 बाय 1 आंसर देते जाए। फर्स्ट वन का आंसर बताएं। 5.71। अच्छा, ये यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये यहाँ पर 3 होने चाहिए या 4, 1 2 एंड 3। ये 5.7 नहीं लिखिएगा, ना ही 5 लिखिएगा, दिस शुड बी 5.71। दिस शुड बी 5.714, 5.71। तो आई विल गो विद 5.71। नेक्स्ट कैलकुलेट करें 1 अपॉन 0.2,
तो ये आपके पास आ गया बेटा। नेक्स्ट है 1/0.2, तो दिस इज 5.00। इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको 5 नहीं लिखेंगे, 1/0.230 करेंगे तो आंसर 4.34 लिखा जाएगा, या 35, अगर राउंड ऑफ शायद हो सकता है मैंने गलत कर दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे राउंड ऑफ की एरर तो नहीं होगी? ठीक है, 35 है। ठीक है बेटा, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन द नेक्स्ट वन, 1/0.270, दिस इज 3.70। जी बिल्कुल सही है। आप इसको 5.714 भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज मेक वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर। प्रीवियस देखो, आप 1/i फाइंड कर रहे हो, i को आगे प्रोसेस कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ i। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इन दिस देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने यहाँ पर जब आंसर लिखना है तो आपने, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर आप इसके साथ 4 लिख देते हो तो ये 4th सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप एक्सेप्ट वन मोर में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/0.3 करें, 1/0.3 करें, यू गेट आंसर ऑफ 3.33। इट्स नॉट 3.12। अच्छा, ये मैंने गलत किया है, प्लीज ये करेक्ट कर दें। ये मुझे फार्मा बता रही है ये मैंने गलत किया हुआ है, ये प्लीज चेक करें। आप लोग, बाकी लोग मुझे बताएं। ये मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दिया, 3.33। 1/3 बेटा, 1/0.3 इज 3.33। वो गलत किया है बेटा मैंने, 313 जो था वो गलत है। ठीक है, किसी को इस टेबल में प्रॉब्लम? नेक्स्ट है, राइट द यूनिट्स इन द टॉप रो ऑफ द टेबल। आपको यूनिट्स लिखने, तो व्हेन यू आर राइटिंग दोज यूनिट्स देयर आर टू वेज। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ एल लिखा था, तो आप यूं ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या एल लिखा हुआ है तो स्लैश सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दीज आर द टू एक्सेप्टेबल वेज बाय कैम्ब्रिज। तो कोई भी एक तरीका यूज करें। मेरी आदत है मैं स्लैश करके यूनिट्स लिख देता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप ब्रैकेट लगा के लिख दें या स्लैश करके लिख दें, इट्स अप टू यू। लेकिन देयर शुड बी सम साइन विच डिफरेंशिएट द क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी और यूनिट को अलग अलग करने के लिए कोई एक सिंबल को साइन होना चाहिए, तो इसलिए या तो ब्रैकेट्स लगाएं दोनों साइड पे या स्लैश कर दो। तो ये यूनिट्स आ गए। दिस इज 1/एम्पेयर, 1/i इज 1/एम्पेयर। तो एम्पेयर जब ऊपर जाएगा तो दिस इज A-1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है A-1 में? ठीक है, ऑन द ग्रिड, ऑन द on page 7, plot a graph of 1/i, the y-axis from 0, 0. This is very important. तो 1/i is on y-axis and L is on x-axis. Draw a straight line of best fit. वैसे मैंने ये आप लोगों को कहा था कि आप इसको जो है ड्रॉ कीजिएगा खुद। एक्सटेंड द लाइन टू द इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, फिर ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट भी आपको फाइंड करने थे। अच्छा, क्योंकि अब मेरी यहाँ पर ये एरर्स निकल आई हैं, तो मेरी प्लॉटिंग के अंदर एरर होंगी, 100% एरर होंगी, क्योंकि मेरी टेबल के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यूज में एरर्स आ गई। तो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी प्लॉटिंग के बाद, वो ये थी। इसके अंदर बेटा प्लॉटिंग एरर आ गया, इसलिए इसमें 1 मार्क तो मेरा कट गया है। बाकी मुझे मिल जाएंगे बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने का, ग्रेडियंट का, इंटरसेप्ट का, लेकिन प्लॉटिंग का मार्क्स मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपसे गलती हो भी जाए, आप प्लॉटिंग में कोई एरर कर जाएं, तो वो आपका सिर्फ प्लॉटिंग का मार्क्स जाएगा, बाकी आपको सारी मजदूरी के मार्क्स मिलेंगे। जो आपकी मजदूरी है उसके सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
तो ये मैंने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की हुई है, प्लीज देख लीजिए बेस्ट फिट लाइन। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो लाइन है अबव एंड बिलो द पॉइंट्स वो सेम होती है। देखो आई हैव ट्राइड कि ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर है, ये दो नीचे हैं, और इसमें से ये लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, टू अबव टू बिलो, और एक पॉइंट में से लाइन पास करती हुई जा रही है। ठीक है, अगर किसी ने कोई ग्राफ इस तरह का ड्रॉ किया हुआ है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ग्राफ के लिए तो वो मुझे प्लीज सेंड कर दे। मेरे ख्याल से हसनैन ने कल मुझे भेजा था, मेरे पास सेव्ड नहीं है वो शायद। 12 इन्होंने कल मुझे भेजा था, इनका ग्रेडियंट वगैरह कैलकुलेटेड नहीं है। तो अब इस फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन इसको मैं अपने जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कोई इस बात को बुरा नहीं मानेगा। आप लोगों ने ये ड्रॉ किया हुआ है तो आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज यूज करें। तो फ्रॉम द ग्राफ आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट। अब इस लाइन को अगर आप देखें तो मैंने उसने एग्जामिनर ने जैसे कहा था आप एक्सटेंड कर दें, तो ये जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट को अगर मैं रीड करूंगा तो दैट वुड बी माय वाई इंटरसेप्ट। और दूसरी बात मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो जहां पर लाइन एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रही हो, लाइक जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कट कर रहा है, इस पॉइंट को आपने यहाँ पे कंसीडर कर दिस वन। ये दोबारा देखें, मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस तरह का पॉइंट होना चाहिए। ऐसा पॉइंट नहीं ले जो यहाँ पर लाइन को पार्शियली इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हो लाइक दिस। कोशिश करें जो एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वो ले, जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने हमें कहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर आपने 1/i कंसीडर करना है, तो मैंने वाई एक्सिस पे 1/i, देखें एक्सिस लेबल कैसे किया जाता है, क्वांटिटी लिखी स्लैश यूनिट लिखा। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस पे मैंने लेंथ स्लैश यूनिट लिखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिखना। ठीक है, ग्राफ की स्केलिंग मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपको कहा था कि आपने 1 to 5 का स्केल चूज करना है। आप मैथ में भी ऐसे ही करते होंगे। तो आपके पास एक सिर्फ स्केल का मैं हेल्प कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपने वाई एक्सिस पे ब्लॉक्स को काउंट कर लिया कि आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं। लार्ज ब्लॉक्स ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 ब्लॉक्स हैं। ये 12 आपके पास ब्लॉक्स हैं, और आपके पास वाई एक्सिस की जो वैल्यू है मैक्सिमम दैट इज 5.71। तो आपने इस 5.71 को 12 पे डिवाइड किया तो आपके पास कोई नंबर आ रहा था, मैंने उस वक्त लिखा नहीं है। तो 5.71 डिवाइडेड बाय 12, तो आई गेट 0.476। तो जो मेरा नंबर है वो इस 0.476 के अराउंड नियरेस्ट जो मैं देखूं, यानी इससे बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा नंबर मेरा बन रहा है बेटा। अगर देखिए रूल क्या था, 1, 2 और 5, तो इसके मल्टीपल्स होने चाहिए। तो 0.47 के नियरेस्ट जो मेरे इस 1 to 5 रूल में आता है वो 5 आ रहा है, तो 0.5 जो है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। और इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जब रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 0 से मैंने स्टार्ट की, ये पहला ब्लॉक 0.5, देन 1, देन 1.5, 1.2, 2.5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये करते करते ये मेरे यहाँ पे 6 तक आ गई रेटिंग्स। और एक्स एक्सिस को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 ब्लॉक्स हैं। और एक्स एक्सिस पे मुझे लेंथ को प्लॉट करना है, तो मैंने 100 को जब 8 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मेरे पास 100 को जब मैं 8 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबर आ रहा है 12.5। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 इज 12.5। अब मुझे इस 12.5 से बड़ा नंबर चाहिए और जो इसके मल्टीपल्स में फिट होता हो, तो बेटा मैं 15 तो ले नहीं सकता, मैंने कल भी मना किया था। 15 नहीं होगा, ना 1.5 का स्केल होगा ना 15 का स्केल होगा। आपने स्केल यहाँ पर इसके 12.5 से जो नियरेस्ट है
वो आपके पास 20 है, एंड 20 इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे स्केल लिया, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160, ये स्केल ले लिया। उसके बाद मैंने इन प्लॉट्स को प्लॉट किया और बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इस ग्राफ से मैंने पॉइंट्स पिक किए जो एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहे थे, और उन पॉइंट्स को पिक करके रीड करके मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, और मेरा ग्रेडियंट आ रहा है 0.0333। और उसके बाद ग्राफ से बेटा मैंने इसको यहाँ से रीड किया इस जगह को, और रीड करके मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपके सामने डिस्प्ले पे आ रही है वैल्यू, आपके पास स्केल आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है। तो कोई मुझे y इंटरसेप्ट रीड करके बता सकता है? ये y इंटरसेप्ट यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये रहा y इंटरसेप्ट। नहीं बेटा 114 यूज नहीं हो सकता भाई, 1 to 5 मैंने कहा तो है अभी आपको, 1 होगा, 1 का मल्टीपल 10 है, 100 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 2 यूज कर रहे हैं तो 220, 200, 2000, 5 है तो 550, 500, 5000, इस तरह से। ये ऑकवर्ड स्केल्स होते हैं बेटा, ये 14, 13, 20, 1 to 5 का रूल यूज करेंगे। तो 2.35 बच्चे बता रहे हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये वन वाई इंटरसेप्ट आ गया 2.35 जी। तो ये हमारे पास, और ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 0.033। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है थ्योरी सजेस्ट दैट RW is equals to 1000 G upon C, where RW is the resistance of wire. Use your answer in B3 to determine RW. अच्छा, ये जो G है that is the gradient, और जो ये C है that is the Y intercept, ये Y intercept है। ठीक है, तो अब आपने 1000 इंटू ग्रेडियंट वैल्यू अपॉन 2.35 करके रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, दैट इज 14.2 ओम्स। इस कैलकुलेशन में